हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सरताज एकेडमी। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग लूसेंट सीरीज को जो है आगे बढ़ाते हुए देखते हैं विदेशी यात्रियों के से मिलने वाली जो प्रमुख जानकारी है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है, आइए देखते हैं यूनानी लेखक के बारे में देखते हैं। तो पहला है कि यूनानी जो रोमन लेखक थे उसमें से पहला हो जाएगा टेसियस। जो टेसियस थे इसके बारे में देखते हैं। ये ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण जो है आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। तो याद रखिए, सबसे पहली बात याद रखिएगा कि टेसियस जो है ये कहाँ के थे? तो ये ईरान के राजवैद्य थे। इसको भी याद रखिएगा, ये राजवैद्य कहाँ के थे? ईरान के थे। ये जो है भारत के संबंध में इसका जो है विवरण जो है आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण ये अविश्वसनीय है। अगला है यात्री हो जाएगा यानी हेरोडोटस। हेरोडोटस के बारे में देखते हैं। हेरोडोटस जो है इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इसने अपनी जो है पुस्तक यानी हिस्टोरिका जो है में 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत यानी फारस जो है संबंधों के बारे में बताया है। भारत जो है फारस यानी ईरान के संबंध का वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी जो है यानी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। इसका हेरोडोटस का भी जो है यानी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर भी आधारित है। जैसे था किसका? जैसे था टेसियस का था, उसी तरह से हेरोडोटस का भी अफवाह और अनुश्रुतियों पर आधारित था। अगला आज ये हम लोग देखते हैं सिकंदर के बारे में। जो सिकंदर जो है ये सिकंदर के साथ आने वाले लेखक निरियाकस, अनेसिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक जो है प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। तो इसमें से यही पूछा जाता है कि बताइए सिकंदर के साथ आने वाले जो है लेखक कौन कौन थे? तो इसमें से याद रखिएगा निरियाकस हो जाएगा, अनेसिक्रेटस हो जाएगा और अरिस्टोबुलस हो जाएगा। ये सब सिकंदर के साथ आने वाले लेखक हैं और इसके द्वारा जो प्रमाण मिलता है इसके द्वारा अधिक यानी प्रमाण और विश्वसनीय मिलता है। इसका जो है जो प्रमाणिक है और विश्वसनीय भी है। अगला है मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज जो है अगला विदेशी यात्री है कि ये जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये किसका राजदूत था? ये सेल्यूकस जो है निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने जो अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और सांस्कृतिक के विषय में लिखा है। इसमें यही याद रखिएगा मेगास्थनीज के बारे में कि मेगास्थनीज जो था ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक जो है इंडिका लिखी है जिसमें मौर्य युगीन समाज एवं सांस्कृतिक के विषय में जानकारी मिलती है। अगला यात्री है डाइमेकस। तो डाइमेकस जो है ये सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था। तो इसको भी याद रखिएगा। जो डाइमेकस जो था इसका जो है यानी कि किसका राजदूत था? ये अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में यानी आया था। इसका जो विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। इस बात को भी याद रखिएगा कि डाइमेकस का जो संबंध है ये भी जानकारी देता है किसके बारे में? मौर्य युगीन के बारे में जानकारी देता है। और ये अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। उसके बाद अगला है डायोनीसियस। जो डायोनीसियस है ये मिस्र के नरेश जो है टोलमी जो है फिलाडेल्फस का राजदूत था। इसको भी याद रखिएगा कि डायोनीसियस जो है किसका राजदूत था? टोलमी जो है फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के जो है दरबार में भारत आया था। किसके दरबार में भारत आया था? ये अशोक के दरबार में भारत आया था। अगला है कि टोलमी के बारे में देखते हैं। ये टोलमी जो है यानी इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। सबसे पहली बात तो यही याद रखिएगा कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? ये जो है टोलमी के द्वारा लिखी गई है। और अगला है प्लिनी के बारे में। प्लिनी जो है यानी इसने 1म शताब्दी में नेचुरल जो हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं किसके बारे में? भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों यानी आदि के बारे में विवरण मिलता है। किससे? यानी प्लिनी के जो है पुस्तक जो नेचुरल हिस्ट्री है इससे जानकारी मिलती है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, भारत का भूगोल लिखा है टोलमी के द्वारा और नेचुरल हिस्ट्री जो है ये लिखा गया है प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। अगला है पेरिपल ऑफ एरिथियन सी। आगे है पेरिपल जो एरिथियन सी है। ये इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक जो है करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने जो है उस समय के भारत के बंदरगाह जो भारत का उस समय का जो बंदरगाह हो तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी देती है। लेकिन जो है इसके लेखक के बारे में अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। तो इसकी किस पुस्तक के लेखक? तो पेरिपल ऑफ एरिथियन सी का जो है लेखक के बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। ये 80 ईस्वी के समय का ये पुस्तक है। अब आ जाइए, हम लोग अभी पढ़े किस यात्री के बारे में पढ़े? हम लोग जो है पढ़े हैं यूनानी रोम लेखक के बारे में। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं चीनी लेखक के बारे में कि चीनी लेखक जो है कौन कौन भारत आए हैं। चीनी लेखक में हो जाएगा पहला है फहियान। जो फहियान जो है
पहला फहियान है, फहियान चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो यही बात को याद रखिएगा कि फहियान जो है किसके समय में भारत आया है, ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं जो संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने जो है मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। कितना वर्ष तक रहा? 14 वर्ष में। तो याद रखिएगा फहियान के बारे में सिंपल बात याद रखिएगा कि फहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया और इसने जो मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में विवरण दिया है और इसने मध्य प्रदेश की जनता को क्या बताया है? सुखी और समृद्ध बताया है। और यह जो है 14 वर्षों तक भारत में रहा है। कौन? फहियान रहा है। अगला है संयुगन के बारे में देख लेते हैं। संयुगन जो है यह 1518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपनी जो है 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की है। तो याद रखिएगा इसमें कि संयुगन जो है कब भारत आया है? ये 1800 जो है मतलब 500 जो है 18 ईस्वी में भारत आया। इसने अपनी जो 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र किया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए संयुगन जो है भारत में कितने वर्ष तक रहा? तो ये 3 वर्ष तक हो जाएगा। अब अगला यात्री है हैनसांग के बारे में देखते हैं। ये हैनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग जो 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य जो कपिसा है इसके बारे में पूछा जाता है। कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर जो है 645 ईस्वी में चीन जो है लौट गया। वे बिहार में नालंदा जो जिला में स्थित जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा जो है भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए जो आया था। इसका जो है भ्रमण वृत्तांत तो सियुकी नाम से प्रसिद्ध है जिसमें यानी 138 देशों का क्या हो जाएगा? विवरण मिलता है। तो याद रखें 138 देशों का विवरण मिलता है। और इसने जो हर्षकालीन समाज धर्म राजनीति के बारे में वर्णन किया और इसके जो अनुसार सिंध का राजा जो है शूद्र था। हैनसांग ने बौद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजा किया। तो हैनसांग के बारे में हम लोग क्या देखें? सबसे पहला है ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था और याद रखिएगा भारत के लिए जो कब प्रस्थान किया था? चीन से 629 ईस्वी में यह प्रस्थान किया था और लगभग 1 वर्षों में ये भारत में सर्वप्रथम जो कपिसा है यहाँ पे पहुँचा था और 15 वर्ष जो है रह कर यहाँ पे जो है यानी जो है 645 ईस्वी में चीन लौट गया। और इसने जो है जब भारत आया था भारत में बिहार में जो स्थित नालंदा विश्वविद्यालय है यहाँ पे आकर इसने जो है अध्ययन किया और बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए वो आया है। और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है सियुकी। इसको भी याद रखिए कि सियुकी जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हैनसांग के द्वारा लिखा गया है। और लिखा गया है सियुकी नाम से प्रसिद्ध जो पुस्तक है इसमें जो है 138 देशों का विवरण भी मिलता है। इसने जो है हर्षकालीन समाज को क्या धर्म राजनीति के बारे में वर्णन किया है। तो हर्ष के समय में आया था, हर्ष के बारे में इसने बताया है। और ये भी याद रखेगा इसने जो है बताया कि सिंध का जो उस समय जब ये आया था तो वहाँ का राजा कहेगा तो शूद्र वहाँ का क्या था? राजा था। उसके बाद हैनसांग ने बौद्ध की प्रतिमा के साथ साथ जो है सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजा किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बताइए हैनसांग जब भारत आया था उसने बौद्ध की प्रतिमा के साथ साथ किस और प्रतिमा का भी पूजा किया था? तो सूर्य और जो है शिव की प्रतिमाओं का पूजा किया था। अगला है नोट में दिया हुआ है कि हैनसांग के अध्ययन के समय जब भारत आए थे उस समय अध्ययन के समय जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका कुलपति कहेगा तो आचार्य शीलभद्र थे। तो याद रखिएगा हैनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय जो है बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला यात्री है इत्सिंग के बारे में देखते हैं। इत्सिंग जो है 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। याद रखिएगा इत्सिंग का भारत आया था 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने जो है विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय ठीक है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा जो अपने समय के भारत का वर्णन किया है। एक बात और याद रखिएगा इत्सिंग कहेगा बिहार कब आया था? ये बिहार जो है 673 ईस्वी में जो है ये बिहार की यात्रा पर आया था। 673 ईस्वी में ये बिहार आया था। कौन? इत्सिंग हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अरबी लेखक के बारे में। इससे पहले हम लोग देखें किस लेखक के बारे में? हम लोग देखें चीनी लेखक के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं अब अरबी लेखक कौन कौन आया। अरबी लेखक में हो जाएगा पहला अलबरूनी के बारे में देखते हैं। ये अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था
अलबरूनी जो है खारिज में यानी खीव आधुनिक नाम कहेगा तो तुर्कमेनिस्तान, आधुनिक नाम क्या है, तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उनकी कृति किताबुल हिंद या तहकीक हिंद या भारत की खोज, सब इसी का नाम है। किसका? किताबुल हिंद का ही नाम है, जो कि अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। आज भी जो इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण जो स्रोत है, यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोलों, विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा जो है प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल या जो है मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान, ये सब जो है आदि विषयों के आधार पर जो यानी 80 अध्यायों, इसमें 80 अध्याय हैं, 80 अध्यायों में विभाजित किया जाता है। और इसमें राजपूत यानी कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर जो है सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो याद रखिएगा अलबरूनी के बारे में कि अलबरूनी जो भारत आया था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद, और उसी को तहकीक हिंद भी कहा जाता है, और साथ में इसको भारत की खोज भी कहा जाता है। उसके बाद अगला देख लेते हैं, अरबी लेखक कौन हो जाएगा। अगला है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता के बारे में देखते हैं। इब्न बतूता जो है इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रेहला है। तो याद रखिएगा रेहला जो है किस भाषा में लिखा गया है, अरबी भाषा में लिखी गई है। और ये जो है यानी रेहला किसके द्वारा लिखा गया है, इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। और 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर यानी इसकी जो है विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो याद रखें MBT इसको कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए इब्न बतूता को जो है किसने जो है दिल्ली सल्तनत में न्यायाधीश नियुक्त किया था, तो या काजी नियुक्त किया था। तो ये हो जाएगा MBT हो जाएगा। MBT बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। तो याद रखेगा 1333 ईस्वी में ये दिल्ली जो है आया था, और इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है रेहला हो जाएगा। अब आइए हम लोग अन्य लेखक के बारे में देख लेते हैं। अन्य लेखक है तारानाथ। कौन हो जाएगा अन्य लेखक? तारानाथ है। ये तारानाथ जो है एक तिब्बती लेखक था। इसने तांग्यूर नामक जो ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी जो है यानी मिलती है। इनसे जो है किस इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा तारानाथ जो है कहाँ के थे, ये तारानाथ जो है तिब्बत के थे। है मार्को पोलो। ये मार्को पोलो जो है 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण जो है पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है कि जो मार्को पोलो है किस यानी जो है शताब्दी में भारत आया था, 13वीं शताब्दी में भारत आया था। और जो पांड्य देश की यात्रा, ये पांड्य देश जो है दक्षिण भारत में चेर चोल पांड्य जो है हुआ करता था, तो उसी में से पांड्य राज्य था, उसी पांड्य देश की यात्रा के लिए ये आया था। और इसको भी याद रखिए ये मार्को पोलो जो है कहाँ के थे, ये मार्को पोलो जो हो जाएगा ये इटली के जो है निवासी थे। मार्को पोलो कहाँ के थे, इटली का निवासी हो जाएगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी के बारे में देख लेते हैं। पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी में कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र जो है का पिता कहेगा तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है माना जाता है। तो याद रखिएगा फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। आगे है 1400 ईस्वी के अभिलेख बोगाजगोई या इसी को एशिया माइनर से जो वैदिक देवता किसके बारे में जानकारी मिलता है, वैदिक देवता मित्र हो जाएगा, वरुण, इंद्र, नासत को अश्वनी जो है कुमार के नाम जो है मिलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है बताइए किस अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत के बारे में जो है यानी किस अभिलेख में जानकारी मिलती है, तो ये हो जाएगा बोगाज यानी गोई या एशिया माइनर अभिलेख में इसके बारे में जानकारी मिलती है कि भारतवर्ष में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के जो बेस नगर गरुड़ स्तंभ लेख से यानी प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है बताइए यानी भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत के किस जो है अभिलेख से मिलता है, तो ये हो जाएगा बेस नगर गरुड़ स्तंभ लेख से जो इसके बारे में जानकारी मिलती है। अगला है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है यानी गुफा अभिलेख में है। क्वेश्चन आ सकता है बताइए
कि सर्वप्रथम जो है भारतवर्ष का जो जिक्र किस अभिलेख में है, तो हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख हो जाएगा। अगला है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष, किसके बारे में, दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख जो है सहगौरा अभिलेख है। तो दुर्भिक्ष का मतलब क्या होता है, तो दुर्भिक्ष का मतलब होता है कि यानी ऐसा समय जिसमें शिक्षा या भोजन कठिनता से मिलता हो, या तो कह सकते हैं इसको अकाल एक प्रकार से। ये क्या था, उसकी जानकारी जो है सर्वप्रथम जो है सहगौरा जो अभिलेख है उसमें मिलती है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। इसमें सहगौरा अभिलेख में यानी जो खाद्यान्न जो सुरक्षित रखा जाता था संकट के समय में, उसके बारे में भी जानकारी सर्वप्रथम मिलता है, सहगौरा अभिलेख हो जाएगा। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हून आक्रमण की जानकारी यानी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। तो इसको भी याद रखिएगा कि सर्वप्रथम जो भारत पर होने वाली हूनों का आक्रमण की जानकारी किस जो है स्तंभ लेख से प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा भीतरी जो है स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। अगला है सती प्रथा। जो सती प्रथा जो है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य यानी एरन अभिलेख, याद रखिएगा एरन अभिलेख शासक था उस समय, भानुगुप्त की जो पत्नी है वही जो है सती हुई थी, से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा यानी सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है एरन अभिलेख, यानी इसका टाइम पीरियड उस समय लगभग 500 जो है ईस्वी के आसपास का उल्लेख इसमें किया गया है। तो एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, यानी सती का पहला प्रमाण जो एरन अभिलेख से मिलता है। आगे है सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास जो है उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए किस जो है राजाओं का पूरा इतिहास जो है अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है, तो हो जाएगा सातवाहन राजाओं का जो है इतिहास हो जाएगा। अगला है रेशम बुनकर। रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है, तो हो जाएगा मंदसौर अभिलेख से जो है रेशम बुनकर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। अगला है कश्मीर में जो है यानी कश्मीरी जो है नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम, कश्मीरी जो है नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास यानी गड्ढा घर का जो है साक्ष्य मिला है। तो सबसे पहले यही याद रखना है कि जो है गर्तावास का साक्ष्य यानी गड्ढा घर का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये मिला है बुर्जहोम से मिला है। और इस जो है गड्ढा में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, और यहाँ जो है मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए यानी मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाने का प्रथा जो कहाँ प्रचलित थी, तो ये हो जाएगा बुर्जहोम में हो जाएगा। जो बुर्जहोम कहाँ पड़ता है, ये कश्मीर में पड़ता है। अगला कि प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है, इसी को जो है साहित्य में कसारपन कहा जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा कि कसारपन कहेगा तो किसे कहा जाता है, तो आहत सिक्के को ही कसारपन कहा जाता है। अगला है कि सर्वप्रथम जो है सिक्के पर लेख लिखने का कार्य यवन शासक ने किया। तो याद रखिएगा सर्वप्रथम जो सिक्कों पर जो लेख लिखने का कार्य किया, तो किसने कार्य किया, तो यवन जो है शासक, उसी ने जो है सिक्कों पर लेख लिखने की प्रथा स्टार्ट किया। अब आज ये कुछ महत्वपूर्ण जो है अभिलेखों के बारे हम लोग देख लेते हैं कि किस अभिलेख से जो है किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा हाथी गुफा अभिलेख ये जो है तिथि रहित अभिलेख है, इसमें किसी प्रकार का कोई तिथि इसमें नहीं है। इसमें जो है कलिंग राजा जो खारवेल है इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बताइए जो है यानी कलिंग राजा खारवेल शासक की जानकारी किस अभिलेख में मिलता है, तो ये हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। जो हाथी गुफा अभिलेख क्या है, ये तिथि रहित अभिलेख हो जाएगा। अगला है जूनागढ़ अभिलेख, या इसी को जो गिरनार जो अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ये जो है इसमें रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलती है। तो बताइए कि रुद्रदामन शासक के बारे में जानकारी किस अभिलेख में मिलती है, तो जूनागढ़ जो है गिरनार अभिलेख है उसमें जो है इसके बारे में जानकारी मिलती है। अगला ये नासिक अभिलेख के बारे में देखते हैं। जो नासिक अभिलेख है इस अभिलेख में जो है गौतमी जो बलश्री है उसके बारे में जानकारी मिलती है। अगला अभिलेख है यानी प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख है, इसमें जो है समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन आ सकता है बताइए जो है प्रयाग स्तंभ लेख में किस शासक के बारे में जानकारी जो है दिया गया है, तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त यानी के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है एहोल अभिलेख। तो एहोल अभिलेख का संबंध हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से हो जाएगा, यानी एहोल अभिलेख में जो है राजा जो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। और मंदसौर
मंदसौर अभिलेख। तो मंदसौर जो अभिलेख है इसमें जो है मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में जानकारी मिलता है। तो इसको भी याद रखिएगा, मालवा नरेश यशोवर्मन की जानकारी जो किस अभिलेख में मिलता है, तो मंदसौर जो है अभिलेख हो जाएगा। अगला है ग्वालियर अभिलेख। जो ग्वालियर अभिलेख है इसमें जो है प्रतिहार नरेश भोज के बारे में जानकारी मिलती है। तो याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए प्रतिहार नरेश जो भोज है यानी प्रतिहार नरेश भोज शासक की जानकारी जो है किस अभिलेख में मिलती है, तो ये हो जाएगा ग्वालियर अभिलेख हो जाएगा। अगला है भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख। तो भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख में यानी स्कंद जो है गुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। और समुद्रगुप्त के बारे में बोलेगा तो प्रयाग प्रशस्ति वाला हो जाएगा, प्रयाग स्तंभलेख हो जाएगा। और स्कंद गुप्त हो जाएगा भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख से जो है समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। अगला है देवपाड़ा अभिलेख। जो देवपाड़ा अभिलेख है इसमें बंगाल शासक जो विजय सेन था उसके बारे में जानकारी मिलता है। किसमें? देवपाड़ा अभिलेख में। उसके बाद नोट में दिया हुआ है कि अभिलेखों का अध्ययन जो एपिग्राफी कहलाता है। तो इसको भी याद रखिएगा कि एपिग्राफी जो है यानी किसके अध्ययन को कहा जाता है, तो एपिग्राफी जो है अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अगला है कि समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए समुद्रगुप्त की जो है वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से किसकी प्रेमी होने का जो है प्रमाण मिलता है, तो हो जाएगा संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। उसके बाद आगे है अरिकमेडु। ये अरिकमेडु जो है यानी पुद्दुचेरी, जो पुद्दुचेरी के निकट जो पुद्दुचेरी है उसके निकट से जो है रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है बताइए रोमन सिक्के जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये अरिकमेडु से प्राप्त हुए हैं। ये अरिकमेडु है कहाँ पे, पुद्दुचेरी जो है उसके आसपास में ये पड़ता है अरिकमेडु। अब आज नोट में देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले भारत के संबंध जो है वर्तमान में कहेगा तो म्यांमार से हो जाएगा, और मलाया यानी स्वर्णद्वीप, कंबोडिया तथा जावा से स्थापित यानी हुए थे। यानी भारत का संबंध पहले जो बर्मा से था, मलाया से था, यानी मलाया को स्वर्णद्वीप भी कहा जाता था, और कंबोडिया को जो है कंबोज कहा जाता है, और जावा जो है यानी यव द्वीप इसका पहले नाम था। यानी इससे संबंध जो है भारत का जो है पहले था। अगला है कि उत्तर भारत में मंदिर कला की शैली जो है नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिर की कला जो है द्रविड़ शैली कहलाती है। तो इस बात को याद रखेगा, जो मंदिर में जो 3 प्रकार की शैली हुआ करता था, एक नागर शैली था, एक द्रविड़ शैली था और एक और था बेसर शैली था, जो कि नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रण से जो है बेसर शैली बना है। तो याद रखें इसमें नागर शैली जो है ये उत्तर भारत में फेमस था, और द्रविड़ शैली जो है यह दक्षिण भारत में फेमस था, और उसके जो उत्तर और दक्षिण के बीच में जो है यानी बेसर शैली है, जो नागर शैली और जो है द्रविड़ शैली के मिश्रण से बना है बेसर शैली। अब आ जाइए देखते हैं पंचायतन के बारे में। पंचायतन क्या है? पंचायतन जो है शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। इसका संबंध किससे है? पंचायतन का मंदिर रचना शैली से संबंधित है। यानी एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 जो है सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण कहेगा तो कंदरिया जो है महादेव मंदिर जो कि खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और ब्रह्मेश्वर जो मंदिर ये भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है, और लक्ष्मण मंदिर जो है ये भी खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में हो जाएगा, और लिंगराज जो मंदिर है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है, और दशावतार मंदिर ये देवगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में है, और गोंडेश्वर मंदिर जो है ये महाराष्ट्र में है। तो याद रखा कि ये सब जो भी मंदिर है ये पंचायतन जो है शैली का उदाहरण है। तो पंचायतन समझ गए, यानी 4 तरफ से क्या हो जाएगा, यानी जो है मंदिर हो जाएगा इस तरह से, बीच में वो हो जाएगा, यानी चारों तरफ से मतलब 4 सहायक जो मंदिर से घिरा हुआ एक मंदिर होगा, वही जो है पंचायतन मंदिर शैली का उदाहरण है। इसका एग्जाम्पल में है कंदरिया महादेव का मंदिर है, उसके खजुराहो में ब्रह्मेश्वर मंदिर है, भुवनेश्वर में लक्ष्मण मंदिर है, उसके बाद लिंगराज मंदिर है, दशावतार मंदिर है, और गोंडेश्वर मंदिर जो कि महाराष्ट्र में, ये सब हो जाएगा पंचायतन शैली का उदाहरण है। अगला अब आइए देख लेते हैं हम लोग टॉपिक क्या है। आगे है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग देखते हैं। इतिहास का विभाजन जो है प्रागैतिहासिक यानी आद्य इतिहास यानी प्रोटो हिस्टोरी व इतिहास यानी हिस्टोरी जो है मतलब हिस्ट्री जो है 3 भागों में
यानी जो है किया गया है। तो याद रखिएगा, इतिहास यानी का विभाजन जो है प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक व इतिहास यानी जो है 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का यानी कोई लिखित विवरण जो है यानी उद्धृत नहीं किया, उसे प्रागैतिहासिक जो है काल कहते हैं। तो इस बात को भी याद रखिएगा। प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसमें मनुष्य के घटनाओं का कोई जो लिखित जो है विवरण नहीं मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक जो है काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक जो है काल कहते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल, तो आद्य ऐतिहासिक काल जो है यानी उस काल को कहते हैं यानी जिस काल में लेखन कला के जो है प्रचलन के बाद यानी उपलब्ध लेख पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब लेख तो लिखा हुआ है लेकिन हम उसको जो है पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसको कहा जाता है आद्य जो है ऐतिहासिक जो है काल कहा जाता है। उसके बाद अगला है मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है, यानी जिसका जो विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को जो इतिहास कहा जाता है। तो याद रखिएगा, हम लोग 3 चीज़ पढ़े। पहला पढ़े क्या? प्रागैतिहासिक काल जिसमें कोई जो है यानी लिखित साक्ष्य जो है उपलब्ध नहीं है। दूसरा पढ़े आद्य ऐतिहासिक साक्ष्य जिसमें लिखा हुआ तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है अभी तक। और एक इतिहास है जिसमें जो है मानव की घटनाओं को जो इसमें यानी जो है सारा जो है लिखा हुआ है, तो वही हो जाएगा। अगला ये ज्ञानी मानव के बारे में हम लोग देखते हैं। जो ज्ञानी जो मानव है इसको जो होमो सेपियन का यानी होमो सेपियन भी कहा जाता है का प्रवेश जो है यानी इस धरती पर आज से लगभग यानी 30 या 40 हज़ार पूर्व हुआ है। तो इस बात को भी याद रखिए, ज्ञानी मानव का जो है धरती पर प्रवेश कब हुआ है? 30 से 40 हज़ार वर्ष जो है पूर्व हुआ है। देखिएगा इसमें कि पूरा पाषाण युग या पूरा पाषाण काल में मानव के जीविका का यानी मुख्य आधार जो है शिकार था। क्या था? शिकार था। और शिकार जो है पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था। यानी शिकार जो है इससे जो है जीविका भी यानी हो जाता था और साथ में जो है मनोरंजन भी हो जाता था। किससे? शिकार से। अगला है आग के बारे में देख लेते हैं। आग का जो आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में यानी एवं जो पहिया का जो कहेगा तो नव पाषाण काल में यानी जो है विकास हुआ है। तो याद रखिए, आग का बोलेगा आविष्कार कब किया गया, आग का खोज कब किया गया? तो पूरा पाषाण काल में होता है, क्योंकि आग जो होता है पूरा जला देता है। तो याद रखिएगा ये पूरा पाषाण काल हो जाएगा। अब पहिए का जो है कहेगा तो नव पाषाण काल में इसका विकास हुआ है। आगे है मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उनसे सबसे पहले जो कुत्ते को पालतू बनाया। तो याद रखेगा, मनुष्य में अस्थायी निवास की जो प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले जो है किस जानवर को पालतू बनाया? तो कुत्ता को जो सबसे पहले उसने पालतू बनाया। अगला है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार जो है कुल्हाड़ी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यानी सबसे पहले कहेगा कि मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया है? तो सबसे पहले उसने तांबा धातु का प्रयोग किया है और उससे जो औजार बनाया है तो कुल्हाड़ी उसने बनाया। प्राप्ति स्थल ये कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ? अतिरपक्कम जो है यहीं से जो ये प्राप्त हुआ है कुल्हाड़ी अतिरपक्कम से प्राप्त हुआ था। कृषि का आविष्कार जो है नव पाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक जो है यानी अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी जो है बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे जो है प्राचीन फसल गेहूँ यानी फसल मतलब पहली फसल हो जाएगा। सबसे प्राचीन जो है फसल गेहूं हो जाएगा एवं जौ थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन कौन हो जाएगा? तो गेहूं और जौ थी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कहेगा तो चावल हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम जो है प्रयुक्त अनाज कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा चावल था। अगला है कृषि का जो है प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है और कोहलडीवा का संबंध जो है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ हो जाएगा। और कोहलडीवा का बोलेगा संबंध जो है किससे है? तो चावल के जो है प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है। कहाँ पे? कोहलडीवा से मिला है। अगला है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार यानी स्फटिक यानी पत्थर के बने थे और रबड़ ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरातत्वकालीन औजार की खोज की। पल्लव वरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल कलाकृति की खोज भी यहीं पे किया गया था। किसके द्वारा? रबड़ ब्रूस फूट के द्वारा। अगला है भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु
पाषाणोपरण यानी माइक्रोलिथिक खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा है। तो इसको भी याद रखिएगा कि भारत में जो है लघु पाषाणोपकरण जो है कार्लाइल ने जो खोज निकाला। भारत में मानव जो अस्थिपंजर कहेगा तो ये मध्य जो है पाषाण काल से ही जो है सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा। आगे है कि भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ जो है ईसा पूर्व 4000 के लगभग यानी हुआ है। उसके बाद आगे है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो था। इसको भी याद रखिए, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधु जो है मतलब सिंधी जो है भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो इसको याद रखेगा कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो जो मोहनजोदड़ो है उसको मृतकों का टीला कहा जाता है। यानी मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। आगे है असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र जो है मानव कपि है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए असम में जो है यानी पाया जाने वाला असम का जो भारत में पाया जाने वाला एकमात्र जो है मानव कपि कौन सा हो जाएगा, श्वेत जो है यानी भ्रू गिबन हो जाएगा। इनामगांव जो है ताम्रपाषाण युग की एक यानी बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जो है जोरवे संस्कृति से था। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए जो इनामगांव है इसका संबंध किससे है, इसका संबंध हो जाएगा ताम्र जो है पाषाण युग का ये एक बड़ा बस्ती था जिसमें जो है जोरवे संस्कृति के बारे में भी जानकारी मिला है इनामगांव से। आगे है कि भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं। याद रखिएगा जो हिमालय का ये भाग है शिवालिक जो सबसे नवीनतम यानी भाग है, यहीं से जो जीवाश्म का प्रमाण मिला है। और भीमबेटका जो है आगे है भीमबेटका, जो भीमबेटका यानी भीमबेटका गुफा जो है पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यह जो आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए जो प्रसिद्ध है। तो याद रखिए क्वेश्चन आएगा, बताइए भीमबेटका जो गुफा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा भीमबेटका। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। इसको भी याद रखिए भीमबेटका जो गुफा में जो चित्र बना हुआ है वो जो पूरा पाषाण काल से लेकर के मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। और इसकी खोज जो है 1957-58 ईस्वी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने किया था। याद रखिएगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा किया गया। भीमबेटका जो क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2013 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया। किसको, भीमबेटका को। तो याद रखिएगा इसमें सबसे पहले इसको खोज किया किसने, विष्णु श्रीधर जो है वाकनकर के द्वारा इसे खोजा गया। और इसको जो है भोपाल मंडल के द्वारा 1990 में राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया था। और 2013 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। किसको, भीमबेटका को कर लिया। अगला है कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। इसको भी याद रखिएगा कि भारत में क्वेश्चन आ सकता है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिलता है, नर्मदा घाटी हो जाएगा। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले जो है प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया है। तो किसने किया, तो रिजले के द्वारा किया गया है। तो आगे हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में।